हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग का जहाँ से स्टॉप हो गया था बिहार में सिख धर्म, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। मध्यकाल के उत्तरार्ध में सिख धर्म बिहार में भी फैल गया था। मध्यकाल के उत्तरार्ध में सिख धर्म बिहार में भी फैल गया था। गुरु नानक देव ने 1509 ईस्वी में पटना का दौरा किया था। गुरु नानक देव ने पटना का दौरा कब किया था? तो इन्होंने 1509 ईस्वी में पटना का दौरा किया था। 1509 ईस्वी में पटना के गाय घाट के पास भगत जैतमल के घर पे जाकर रुके थे। कौन? तो गुरु नानक देव। और बाद में गुरु तेग बहादुर अपने परिवार के साथ 1666 ईस्वी में आए थे। और गुरु नानक के बाद गुरु तेग बहादुर भी बिहार में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म भी पटना में ही हुआ था। पटना साहिब में कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि उन्हें 9 वर्ष की आयु में सिख गुरु के रूप में स्थापित किया गया था। जो तेग बहादुर हैं, उनको 9 वर्ष की आयु में सिख गुरु के रूप में स्थापित किया गया था। जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर इस्लाम में धर्मांतरण स्वीकार न करने के कारण काट दिया गया था, तब 9 वर्ष की आयु में ही उनको सिख गुरु के रूप में स्थापित किया था। किनको? तो गुरु गोबिंद सिंह को। वे एक आध्यात्मिक नेता थे, कवि थे और योद्धा थे। उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ लड़ने के लिए खालसा नामक सिख योद्धा को तैयार किया था। किनका किया था? किसको तैयार किया था? तो खालसा नामक सिख योद्धा को तैयार किया था। और उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में करतारपुर पोथी को अंतिम रूप देने का भी श्रेय दिया जाता है। और गुरु ग्रंथ साहिब में करतारपुर पोथी को अंतिम रूप देने का श्रेय भी उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है कि तख्त श्री हरमंदिर साहब, जिसे पटना साहब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक कौन है? श्री हरमंदिर साहब। ये कहाँ पे है? तो पटना साहब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अन्य प्रसिद्ध स्थान जैसे गुरुद्वारा गाय घाट में, गुरुद्वारा गोबिंद घाट और गुरुद्वारा गुरु का बाग, गुरुद्वारा बाल लीला, गुरुद्वारा हांडी साहब आदि हैं। श्री हरमंदिर साहब तो है ये पटना साहिब में जो स्थित है। उसके अलावा अन्य भी महत्वपूर्ण स्थान है सिखों से संबंधित, जैसे कि गुरुद्वारा जो गाय घाट में है, गोबिंद घाट में गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारा गुरु का बाग है, गुरुद्वारा बाल लीला और गुरुद्वारा हांडी साहब है इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है कि विभाजन के बाद कई सिख पटना आए और उनमें से अधिकांश नानक पंथी थे। विभाजन के बाद भारत के बहुत सारे सिख कहाँ आ गए? तो पटना आ गया। और बहुत सारे उसमें से जो आए पटना, वो कैसे थे? तो नानक पंथी थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सिखों के स्मारक के बारे में। तो स्मारक हमें विशेष शासक के अधीन राज्य की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी देते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन ने बिहार के ऐतिहासिक स्मारकों और शिलालेखों पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। 1950 के दशक में एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डॉक्टर आर पाटिल ने बिहार के महत्वपूर्ण स्मारकों और स्थानों की एक सूची बनाई। और 1960 में जेड.ए. देसाई ने यह सूची बनाई थी। इन सभी जानकारियों से हमें बिहार के मध्यकालीन इतिहास को ठीक से समझने में मदद मिलती है। तो स्मारक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी समय के। वो वहाँ का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह के परिदृश्य उससे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एएसआई द्वारा राष्ट्रीय महत्व के 70 स्मारकों को मान्यता दी गई है। तो भारत में एएसआई द्वारा राष्ट्रीय महत्व के कितने स्मारकों को मान्यता दी गई है? तो 70 स्मारकों को। और बिहार में देख लिया जाता है कि प्रसिद्ध स्मारक स्थल कौन कौन से हैं। तो जैसे कि है रानी का महल, इब्राहिम बायू का मकबरा, ये कहाँ पे स्थित है? तो बिहार शरीफ में स्थित है। और बिहार शरीफ वर्तमान में कहाँ है? तो नालंदा में है। तो रानी का महल, इब्राहिम बायू का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो बिहार शरीफ में है। और बिहार शरीफ कहाँ है? नालंदा में है। नेक्स्ट पॉइंट है रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला का स्थान कहाँ है? रोहतासगढ़ में है। रोहतास अभी है कहाँ पे स्थित है? तो बिहार का एक जिला है। 3 शिलालेख प्राप्त कहाँ से हुए हैं? सासाराम से हुए हैं। जो ये भी सासाराम भी रोहतास में ही है। बख्तियार खान का मकबरा कहाँ है? तो ये मलिक सराय में है, जो कि स्थित है कैमूर में। बख्तियार खान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मलिक सराय में। और ये कहाँ पे है? तो कैमूर में है।
हसन शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है, जो कहाँ स्थित है? रोहतास में। हसन शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। कहाँ स्थित है? रोहतास में। शाह मखदूम, दौलत मनीरी और इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? मनीर, पटना में। शाह मखदूम, दौलत मनीरी और इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? तो मनीर, पटना में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम, जो कहाँ पे स्थित है? रोहतास में स्थित है। अब हम लोग का खत्म हो जाता है मध्यकालीन बिहार और अब स्टार्ट होता है बिहार का आधुनिक इतिहास। तो बिहार का आधुनिक इतिहास देखते हैं, फिर जो बच जाएगा अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें कुछ करते हैं उसका पॉइंट्स। तो बिहार का आधुनिक में क्या है? सबसे पहले तो यूरोपीय लोगों का आगमन। तो बिहार में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? यूरोपीय लोगों का आगमन। इसका पहला पॉइंट है कि बिहार 17वीं शताब्दी से ही सोरा के व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया था। बिहार जो था 17वीं शताब्दी से ही सोरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो गया था? प्रसिद्ध हो गया था। और बंगाल में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। बंगाल में सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोपियों का व्यापारिक केंद्र पश्चिम बंगाल में हुगली में था। यूरोपियों का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो पश्चिम बंगाल के हुगली में था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना की। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी और इसका स्थान पटना कॉलेज का वर्तमान उत्तरी भवन था। अभी वर्तमान में जो पटना कॉलेज है इसका उत्तरी भवन क्या था? यही था, डच फैक्ट्री था, जिसका स्थापना 1632 में हुआ। आर्थिक महत्व के कारण बिहार का यूरोपीय देशों के साथ संपर्क मुख्य रूप से वाणिज्यिक था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार सूती कपड़े, रेशम सामान, अफीम, चीनी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सोरा के व्यापार का केंद्र था। बिहार से क्या क्या व्यापार होता था? तो सूती का कपड़ा, रेशमी सामान, अफीम, चीनी और सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तो सोरा, जिसका उपयोग बारूद के निर्माण में मुख्य घटक के रूप में किया जाता था। सोरा का उपयोग कहाँ होता था? तो बारूद के निर्माण में मुख्य घटक के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में, जो दिया है कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कब आए थे, कौन सा कंपनी आई थी। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं, ऊपर दिया हुआ है कुछ। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां मुख्यतः बिहार से ही इस वस्तु का निर्यात करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1657 से 58 में पटना में एक कारखाना स्थापित किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1657-58 में पटना में कारखाना स्थापित किया था। ट्राइवर्नियर, जो 8 दिनों 21 से 28 दिसंबर 1665 तक पटना में रहा, लिखता है कि डच कंपनी ने सोरा के व्यापार के लिए वहां एक प्रतिष्ठान बनाया है। ट्रेवेनियर, जो 8 दिनों तक रहा था पटना में, वो क्या लिखा कि डच कंपनी ने सोरा के व्यापार के लिए यहाँ पे एक प्रतिष्ठान बनाया है, जिसे वह छपरा नामक एक बड़े गांव में परिष्कृत करती है। और इस कंपनी इसको परिष्कृत सोरा को कहाँ करती है? तो छपरा नामक एक बड़ा सा गाँव है, वहां पे परिष्कृत किया जाता है सोरा को, जो पटना से 10 कोस ऊपरी गंगा के बाएं किनारे पे स्थित है। और बाद में 1774 से 75 में डेंस ने पटना में नेपाली कोठी में कारखाना शुरू किया था। और बाद में धीरे धीरे छपरा से वो स्थानांतरित करके कहाँ आ गया था? तो पटना के नेपाली कोठी में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि बिहार में यूरोपीय व्यापारीय कंपनियों का आगमन किसका, कौन आया सबसे पहले, बाद में आया, ऐसे करके। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? तो 1498 में। और इसका व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कोचीन में था। कोचीन केरल में है। 1510 से 1530 तक था और 1530 के बाद 1961 तक इनका कहाँ था? तो गोवा में हो गया था। जब 1510 में गोवा को यूसुफ आदिल शाह ने जीत लिया था और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे 1530 से 1961 तक शिफ्ट कर दिया गोवा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये आए थे भारत में कब? 1600 में आए थे। सबसे पहले ये कहाँ पे खोले इनका? तो सूरत में 1608 से 1687 तक रहे। उसके बाद ये बॉम्बे चले गए। 1687 से आगे के समय तक यहीं पे रहे हम। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए, इनका स्थापना हुआ? तो 1602 में हुआ था। और ये सब कहाँ पे रहे हैं? तो ये पूर्वी तट पे रहे हैं, कोरोमंडल, मछलीपट्टनम में 1611 से 41 तक रहे हैं। और ये रहे हैं मद्रास में भी। मद्रास में 1641 के बाद जब ये रहे तो वो मद्रास में रहे।
फिर नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में हुआ था और ये मद्रास में 1700 तक रहे थे और कलकत्ता में 1700 से आगे रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था और ये पूर्वी तट, कोरोमंडल, पुलिकत 1690 तक और नागपट्टनम 1690 से आगे तक रहे थे। इसको फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए इसको फिर से देख लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का स्थापना पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में सबसे पहले आए थे 1498 में और ये कहाँ रहे तो 1510 से 30 तक कोच्चि में रहे थे और सेकेंड नंबर पे ये गोवा जाके चले गए थे। 1530 से भारत की आजादी के बाद तक 1961 तक रहे थे। नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए भारत, तो इनकी स्थापना एक्चुअली 1600 में हुई थी और ये थे कहाँ, इनका व्यापारिक केंद्र कहाँ था तो सूरत में था। ये कब से कब तक रहे थे सूरत में, तो 1608 से 1687 तक रहे थे और 1687 के बाद ये अंग्रेज कहाँ चले गए थे तो बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना 1602 में हो गया था और ये मुख्यतः पूर्वी तट पे रहे थे और पूर्वी तट में कहाँ रहते थे, कोरोमंडल तट पे रहते जो तो तमिलनाडु के आसपास एरिया है। फिर मसूलीपट्टनम चले गए 1611 से 41 तक, उसके बाद ये मद्रास में रहे 1641 से आगे तक रहे थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था तो 1616 में हुआ था और इसके बाद ये बंगाल की तरफ मतलब ये सबसे ज्यादा रहे हैं, मद्रास में रहे 1700 तक और उसके बाद ये आ गए कलकत्ता में आ गए 1700 के बाद, जब तक ये रहे ये कलकत्ता में है। नेक्स्ट है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था और इनका व्यापारी केंद्र कहाँ है तो पूर्वी तट है, कोरोमंडल, पुलिकत जो 1690 तक था और नागपट्टनम 1690 से आगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनका बिहार के पटना में स्थापना कब हुआ था और किसने किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे स्थापना हुआ था डचों का 1632 में, जो पटना में है अभी वर्तमान में। जो हमारा पटना यूनिवर्सिटी है उसका उत्तरी भवन है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये आया था डचों के बाद 1657 से 58 में और इनका भी स्थापना पटना में ही हुआ। उसके बाद डेन्स आए थे 1774 से 1775 में पटना में। तो ये इम्पोर्टेंट है। डच तो सबको याद है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं याद है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1657 1658 तक, इनका स्थापना पटना और डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1774 1775, इनका भी स्थापना पटना में हुआ था। पुर्तगाली। नेक्स्ट देखते हैं कि पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली जो थे बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगाली मुख्य रूप से कपड़ा, विशेष रूप से कपास उत्पादक क्षेत्र के लिए मसालों का व्यापार करते थे। तो पुर्तगाली क्या करते थे तो ये कपड़ा और जहाँ पे बहुत ज्यादा कपास है उस क्षेत्र के लिए मसालों का व्यापार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हुगली इस क्षेत्र का पहला स्थान था जहां पुर्तगालियों ने 1579 से 80 में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो हुगली ऐसा स्थान था जहां पुर्तगालियों ने 1579 से 80 में अपना कारखाना स्थापित किया था, जब सम्राट अकबर ने पुर्तगाली कैप्टन पेड्रो तवारेस को अनुमति दी थी। तो अकबर से अनुमति लेके हुगली में स्थापना किसने किया था तो पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जब सम्राट अकबर ने पुर्तगाली कप्तान पेड्रो तवारेस को अनुमति दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1599 में पुर्तगाली व्यापारियों ने बंदेल में एक कॉन्वेंट और एक चर्च बनाया जो बंगाल का पहला ईसाई चर्च था। अर्थात कि पूछा जाएगा कि बंगाल का पहला ईसाई चर्च कौन था, तो ये था बंदेल में एक कॉन्वेंट चर्च बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, जिसे आज बंदेल चर्च के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अंग्रेज ब्रिटिश इन्होंने क्या किया तो ब्रिटिश दूसरे यूरोपीय थे जिन्होंने 1620 में पटना के आलमगंज में सोडा बनाने का कारखाना बनाया था। तो डचों के बाद अंग्रेज दूसरे बने हैं यूरोपीय कंपनी जो बिहार के पटना में 1620 में आलमगंज में सोडा बनाने का कारखाना बनाया था, लेकिन 1621 में इसे बंद कर दिया गया और 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से कारखाने को पुनर्जीवित किया और जो गुलजार बाग में एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में बदल गया है। अभी जो गुलजार बाग में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री खोला गया था वो क्या वहां पे होता है तो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है डच। ये दिया हुआ इमेज
तो ये डचों का है। सूती वस्त्र, शोरा खदान में रुचि था उनका डचों का। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, जो पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, डेनिश। पटना में नेपाली कोठी में फैक्ट्री स्थापित किए थे कौन? तो डेनिश ने। 1774 में डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में नेपाली कोठी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो पटना के नेपाली कोठी में अपनी फैक्ट्री कौन स्थापित किया था? तो डेनिश ने। कब? 1774 में, अंग्रेजों के बाद। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बिहार। बिहार पर ब्रिटिश विजय। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब देख रहे हैं इसका मेन हेडिंग है कि बिहार पर ब्रिटिश का कैसे कैसे धीरे धीरे शासन और कब्जा हो गया है। तो उसका पॉइंट देख लेते हैं पॉइंट वाइज कि 1717 में सम्राट जब फर्रुखिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी कर दिया था, तो इसी को बोला जाता है गोल्डन फरमान। तो जिसके तहत कंपनी को बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में कस्टम ड्यूटी से मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। फर्रुखिया के द्वारा ही 1717 में जो फरमान जारी किया, उसी के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में कस्टम ड्यूटी से मुक्त होकर के व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। कंपनी को अपने सिक्के ढालने की भी अनुमति प्राप्त थी। कंपनी को अपना सिक्का ढालने का भी अनुमति दे दिया गया था, इसलिए इसको सुनहरा फरमान बोला जाता है। हालांकि बंगाल के नवाबों ने शाही फरमान के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया था, लेकिन इसका विरोध कर रहे थे। बंगाल के नवाबों में शाही फरमान के प्रति बहुत ही कम सम्मान दिखाए थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजों द्वारा 1717 के मुगल फरमान घोषणा का गलत प्रस्तुतिकरण तथा दस्तक या मुक्त पास का दुरुपयोग प्लासी के 23 जून 1757 के महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। तो जो इनको मिला था, फरमान दिया गया था अंग्रेजों का, उसका खामियाजा हमें 1757 23 जून 1757 के प्लासी के युद्ध के रूप में भुगतना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाले ब्रिटिश सेना, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाले ब्रिटिश सेना और नवाब सिराजुद्दौला के नेतृत्व वाली बंगाल सेना के बीच युद्ध लड़ा गया था। कब? 23 जून 1757 को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि यह युद्ध एक दिन के भीतर ही समाप्त हो गया था। नवाब की अधिकांश सेना ने क्योंकि मतलब एक दिन के अंदर ही समाप्त क्यों हो गया था? क्योंकि नवाब की अधिकांश सेना ने भाग नहीं लिया था और नवाब के सेनापति जो मीर जाफर थे, इन्होंने एक तरफ बैठकर नवाब को सलाह दी कि वे अपनी सुरक्षा के लिए अपने स्थान पर लौट जाएं। अर्थात इनके साथ धोखाबाजी हुआ और कहा गया कि आप अपना मैदान छोड़ करके वापस सुरक्षित जगह पे लौट जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि केवल 2 ही सेनापति थे जो मीर मदान और मोहनलाल ने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी थी। तो 2 सेनापति के नेतृत्व में, मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में ही लड़ाई बस चला था और बाकी भाग नहीं लिया था इनका सेना। अमित चंद, ओमी चंद या ओमी चंद, जगत सेठ, घसरती बेगम, मानिक चंद आदि ने पहले ही क्लाइव से हाथ मिला लिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाने वाला इकलौता मीर जाफर ही नहीं था, उसके साथ और भी थे। तो कौन कौन थे? तो अमित चंद, जिनको ओमी चंद या ओमी चंद कहा जाता है, जगत सेठ जो कि वहां का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था, जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति और धन था, और घसीटी बेगम थी जो कि इनकी मौसी थी सिराजुद्दौला की, और मानिक चंद थे। इन सभी ने क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव के साथ हाथ मिला लिया था, इसीलिए सिराजुद्दौला की हार हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर और जिनका नाम मीरन भी है, इनके बेटे ने पकड़ लिया। तो मीर जाफर का बेटा जिनका नाम मीरन है, इन्होंने किसको पकड़ लिया? तो नवाब सिराजुद्दौला को, और उसकी हत्या कर दी और प्लासी के युद्ध का अंत हो गया। तो प्लासी के युद्ध ने बंगाल और अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के आधिपत्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने भारत से ब्रिटेन को धन के निष्कासन की शुरुआत को चिन्हित किया। यहीं से भारत से धन का निष्कासन ब्रिटिश को होना स्टार्ट हो गया था, अर्थात अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण का शुरुआत हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर शासक बना कब से कब तक? तो 1757 से 1760 तक। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के बाद कौन बना था बंगाल के शासक? तो बने थे मीर जाफर, जो रहे 1757 से 1760 तक। नेक्स्ट पॉइंट है, वह एक अयोग्य व्यक्ति था। मीर जाफर क्या था? अयोग्य व्यक्ति था, और अपने पूरे शासन काल में वह केवल एक नाम मात्र का मुखिया बना रहा, जबकि वास्तविक शक्ति रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में थी। नेक्स्ट पॉइंट है
कि उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया। और इतना ही नहीं, मीर जाफर ने उनको बोला कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि मीर जाफर का जो बेटा मीरन था, तो उनकी मृत्यु के बाद नवाब के दामाद जो थे, मतलब इनके मीर जाफर के जो दामाद थे मीर कासिम, इनको उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया, क्योंकि उनका बेटा मीरन जो था, जिन्होंने सिराजुद्दौला का हत्या कर दिया था उनकी मृत्यु होने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है कि मीर कासिम 1760 से 1764, तो मीर कासिम 1760 से 1764 तक इन्होंने शासन किया है और परिषद को क्या किया था, जीत लिया, और अंग्रेजों को आश्वासन दिया कि वह उन्हें मीर जाफर से अधिक धन देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सितंबर 1760 में उन्होंने कंपनी के साथ एक समझौता किया और कंपनी उसे गद्दे पर बिठाने के लिए राजी भी हो गई, और बदले में मीर कासिम ने बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी प्रदान की। तो मीर कासिम ने सत्ता हथियाने के लिए बोला कि हम मीर जाफर से अधिक धन देंगे और बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी भी आपको देंगे एक्स्ट्रा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों को दे दिया, और इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, साथ ही उन्हें 2.9 मिलियन रुपया भी दिया, मतलब 4 जगहों का तो जमींदारी भी दिया गया और 2.9 मिलियन रुपये भी अधिक दिए। अंग्रेजों को जल्द ही पता चल गया कि मीर कासिम एक बहुत ही योग्य व्यक्ति है और वह कंपनी को उसे पिछले नवाबों की तरह एक संरक्षक के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। तो जैसे ही इनको भनक लगी, उसके बाद क्या हुआ, बक्सर की लड़ाई हुई। देखते हैं। तो बक्सर की लड़ाई में भाग लेने वाले कौन कौन थे, तो बक्सर की लड़ाई में भूमिका थी किनकी, तो मीर कासिम की थी, और शुजाउद्दौला का था जो अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय का था जो मुगल सम्राट थे। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहे थे, तो हेक्टर मुनरो जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उसका मीर कासिम का देख लेते हैं। उन्हें अंग्रेजों द्वारा दस्तक फरमानों का दुरुपयोग पसंद नहीं था। एक्चुअली मीर कासिम को क्या नहीं पसंद था, जैसे युद्ध करना पड़ा तो अंग्रेज जो दस्तक देते थे, फरमान देते थे और उसका दुरुपयोग करते थे उनके फरमानों का, और इसलिए उन्होंने अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन करके उनके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की, और अपनी राजधानी भी उन्होंने बदल दिया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था। किसने, तो मीर कासिम ने। नेक्स्ट है कि शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, वो क्या किए, तो वो मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ का हिस्सा थे। और देख लेते हैं शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के बारे में। तो ये बंगाल से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना चाहते थे मुगल बादशाह, और इसलिए इन्होंने साथ दिया था मीर कासिम का। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव लड़ाई जीतने के बाद शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, तो जब हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में युद्ध जीत लिया गया बक्सर का, तो रॉबर्ट क्लाइव ने संधि पर हस्ताक्षर करवाया था। किसके किसके द्वारा, तो दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल का नवाब बनते ही मीर कासिम ने अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मीर कासिम जैसे ही बंगाल का नवाब बना, तो वो उनके पिट्ठू न बन करके अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने कई राजस्व और सैन्य सुधार लागू किए थे। उसके शासनकाल में नवाब और अंग्रेजों के बीच संप्रभु सत्ता के लिए संघर्ष की शुरुआत हुई थी, और उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। कब, 1762 में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो उसने क्या किया कि दस्तक कंपनी को दिए जाने वाले मुफ्त पास के दुरुपयोग को रोक दिया, और भारतीय व्यापारियों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध आंतरिक व्यापार पर भी सभी शुल्क को समाप्त कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, आपका एक आधिपत्य नहीं रहेगा कि आपके लिए कोई शुल्क नहीं देना है, जितने भी व्यापारी हैं सबका शुल्क खत्म, 1763 में। तो इससे क्या हो गया कि बक्सर की लड़ाई हो गया 1764 का, यही कारण बन गया था, शुल्क मुक्त करना। जब मेजर एडम्स और मेजर नॉक्स के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने मुंगेर और पटना पर कब्जा कर लिया, तो मीर कासिम बिहार छोड़कर अवध चला गया, और फाइनली जब ये अपना राजधानी बदल के मुंगेर ले गया था 1762 में, तो 1764 में किसने कब्जा कर लिया मुंगेर पर भी, तो मेजर एडम्स और मेजर नॉक्स। मेजर एडम्स और मेजर नॉक्स के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना ने कब्जा कर लिया मुंगेर पर, और फाइनली मीर कासिम को छोड़ना पड़ा।
वह बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को क्रमशः 10 लाख और 17 लाख रुपए देकर उनका समर्थन हासिल करने में कामयाब रहा। तो मीर कासिम ने जो अवध के नवाब थे उनको 10 लाख रुपया और जो दिल्ली के नवाब थे राजा थे उनको 17 लाख रुपया देकर उनका समर्थन हासिल किया, इस युद्ध के लिए मनाया उनको। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इसके बाद क्या किया कि वह बिहार चला गया और दूसरी ओर मेजर हेक्टर मनरो अब ब्रिटिश सेना के प्रमुख थे। ब्रिटिश सेना के प्रमुख अब कौन बन गए थे? रॉबर्ट क्लाइव की जगह बन गए थे मेजर हेक्टर मनरो। नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में मेजर हेक्टर मनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिक और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। कब? तो 22 अक्टूबर 1764 को। और अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से लड़ाई को क्या किया? जीत लिया। और इस जीत ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा सरकार का वास्तविक शासक बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मीर जाफर को नवाब के रूप में बहाल किया गया। मीर जाफर को नवाब के रूप में बहाल किया गया और फाइनली 1765 में उनकी मृत्यु हो गई। मीर जाफर की मृत्यु जब ये बक्सर का युद्ध में मीर कासिम को हरा दिया गया तो फिर से मीर जाफर को बना दिया गया नवाब और फाइनली उनकी 1765 में मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या होता है बंगाल का कि निजामुद्दौला 1765 से 1772 को उनको नवाब बनाया गया। तो मीर जाफर की मृत्यु के बाद बनाया गया किसको बंगाल का नवाब? 1772 तक तो निजामुद्दौला को बनाया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट अब देख लेते हैं कि सरकार की दोहरी प्रणाली के दौर में वे अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बने रहे और निजामुद्दौला मात्र कठपुतली बन के ही रह गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1772 में जब कंपनी ने बंगाल का सीधा प्रभार अपने हाथों में लिया तो उन्हें पेंशन दे दी गई। और फाइनली 1765 1772 निजामुद्दौला के बाद इन्होंने क्या किया कंपनी ने कि बोला बंगाल का सीधा प्रभार हमारे हाथों में दे दो और उनको फाइनली पेंशन देके उनको छुट्टी कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लाइव जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो फरवरी 1760 में ही इंग्लैंड से लौट के वापस आ गए थे और उसके बाद वंशी टाट 1760 से 65 कलकत्ता का गवर्नर बना था। और कलकत्ता का गवर्नर कौन बना था? तो वंशी टाट बने थे 1760 से 1765 तक। और क्लाइव जो 1760 में चले गए थे वो मई 1765 में वापस लौटे और 1767 तक गवर्नर के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल को पूरा किया। और इन्होंने ही क्या किया था? संधि करवाया था बक्सर युद्ध के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने आगमन के तुरंत बाद ही क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ समझौता भी किया था। और जैसे 1765 में वापस क्लाइव आए थे तो इन्होंने क्या किया था? जो हार गए थे शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय इन दोनों के साथ मिल करके समझौता किया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो इस समझौते को ही इलाहाबाद की संधि 1765 के रूप में जाना जाता है और इस संधि को ही इलाहाबाद की संधि 1765 जाना जाता है। और उस टाइम 1760 1765 तो कौन रहे बंगाली गवर्नर? तो स्टार्ट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि शुजाउद्दौला ने क्या किया? तो इन्होंने 50 लाख रुपए के भुगतान पर कड़ा और इलाहाबाद के जिलों को छोड़कर अपना राज्य अवध वापस पा लिया। तो इनको दंड दिया गया शुजाउद्दौला को कि आप 50 लाख रुपए दीजिए और कड़ा इलाहाबाद के जिला छोड़ दीजिए और वो अंग्रेजों के पास रहेगा और बाकी आप अपना राज्य वापस चलाइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कड़ा और इलाहाबाद के जिले मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए। इनसे लेकर के कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र किसको दे दिया गया? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। और इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहा? तो कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। जो फाइनली उनको अंग्रेजों को जो छूट मिलती थी अब पूरी तरह से उनको कंप्लीट दीवानी मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि बक्सर के युद्ध के परिणाम क्या हुए थे? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध में हार गए थे। तीनों की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में क्या हुई थी? हार गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मेजर हेक्टर मनरो ने निर्णायक युद्ध जीता। मेजर हेक्टर मनरो ने एक निर्णायक युद्ध जीता और इसमें रॉबर्ट क्लाइव की प्रमुख भूमिका थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर भारत में अंग्रेज एक महान शक्ति बन गए और इसी वजह से क्या हुआ कि उत्तर भारत में अंग्रेज एक महान शक्ति बनकर के उभरे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मीर जाफर जो बंगाल के नवाब हैं इन्होंने अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव के जिलों को अंग्रेजों को सौंप दिया था।
मीर जाफर बंगाल के नवाब ने अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव के जिलों को क्या किया था, अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो अंग्रेजों को नमक पर 2% शुल्क को छोड़कर बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की भी अनुमति थी। अर्थात अंग्रेजों को सिर्फ नमक को पर छोड़ करके 2% नमक के व्यापार में उनको 2% शुल्क देना होता था। उसके अलावा बाकी सब पे क्या था, शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मीर जाफर की मृत्यु के बाद उनके नाबालिग बेटे जो नजमुद्दौला थे उनको नियुक्त किया गया था, जो 1772 तक रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो वास्तविक शक्ति जो कि था किसके हाथों चला गया था, तो वास्तविक शक्ति नायब सूबेदार के हाथों में थी, जिससे अंग्रेज नियुक्त या बर्खास्त कर सकते थे। अर्थात नाम मात्र कि इनको शासक बना दिया गया था निजामुद्दौला को, और अपना नायब सूबेदार नियुक्त किया गया, और अंग्रेज उनको जब चाहे नियुक्त कर सकते थे और जब चाहे बर्खास्त कर सकते थे। और रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि में अवध के सम्राट शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ राजनीतिक समझौता भी किया था। और हम लोग देख लेते हैं, काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो चलिए थोड़ा सा ही है, उसके बाद बिहार में विद्रोह स्टार्ट हो जाएगा तो उसको खत्म ही कर देते हैं। बिहार में द्वैत शासन। बिहार में द्वैत शासन देखते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है कि सितंबर 1765 में क्लाइव ने मीर मोहम्मद कासिम को बर्खास्त कर दिया था। सितंबर 1765 में क्लाइव ने किसको बर्खास्त कर दिया था, तो मीर मोहम्मद कासिम को, और उसकी जगह पे किनको नियुक्त किया गया, तो धीरज नारायण को, उनकी जगह पे धीरज नारायण को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा सिताब राय दीवान के रूप में उसके साथ जुड़े थे। राजा सिताब किसके रूप में जुड़े थे, तो उनके साथ दीवान के रूप में जुड़े थे। और धीरज नारायण एक कुशल प्रशासक नहीं थे, उन्हें पद से हटा दिया गया और राजा सिताब राय को बिहार का नायब नजीम बना दिया गया। नायब नजीब कैसा पोस्ट था, जिसको जब चाहे अंग्रेज नियुक्त कर सकते थे, उनको बर्खास्त कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में उनका स्थान मुनीर उद्दौला ने ले लिया। और सम्राट का प्रतिनिधि के रूप में इनका स्थान कौन ले लिया, तो मुनीर उद्दौला ने, जो फिखना पहाड़ी नवाब परिवार के संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1766 में क्लाइव ने छपरा में एक कांग्रेस आयोजित किया था। 1766 में क्लाइव ने छपरा में एक कांग्रेस आयोजित किया था, जिसमें शुजाउद्दौला और सम्राट के दूत जाट राजा और रोहिला सरदार शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मराठों के किसी भी आक्रमण के खिलाफ आपसी रक्षा के लिए इन दलों के बीच एक संधि की गई। तो इन दलों ने क्या किया, आपस में एक संधि किया कि मराठे जब भी इस पर हम लोग पे आक्रमण करेंगे तो हम अपनी रक्षा करेंगे मिलकर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर भारत में उथल पुथल के इस दौर में बिहार क्या किया, तो अंग्रेजों की निगरानी का केंद्र बना हुआ था। और उत्तर भारत में इतना उथल पुथल चल रहा था, इतना राज्य परिवर्तन हो रहे थे, तो लेकिन इन सब के बावजूद बिहार क्या था, अंग्रेजों का निगरानी का केंद्र बना हुआ था। लेकिन बिहार में तैनात कंपनी की सेना ने आम लोगों पर तरह तरह से अत्याचार किए थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कुशासन के इन वर्षों में प्रकृति भी क्रूर हो गई थी, और इसी सब का देन था कि 1769 से 70 के बीच में भयंकर अकाल ने लोगों को बेहिसाब दुख और तकलीफें दी थी। 1769-70 में इतनी सारी युद्ध, इतने सारे क्रांति और प्रकृति के वजह से क्या हुआ था, तो भयंकर अकाल पड़ा था और हजारों लोग भूख और सरकार की ओर से पर्याप्त राहत उपायों के अभाव में मारे गए थे। हजारों लोग की संख्या में लोग मारे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1770 में ही प्रशासन की व्यवस्था में बदलाव किया गया, और इतना बड़े व्यापक व भूख से लोग मारे गए, तो उसके बाद क्या हुआ, प्रशासन व्यवस्था में बदलाव किया गया और बिहार के लिए एक प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जेम्स अलेक्जेंडर अध्यक्ष बने और राजा सिताब राय के साथ रॉबर्ट पार्क और जॉर्ज वेंस्टार्ट सदस्य थे। तो इसके लिए क्या हुआ था, एक परिषद जो बना था, विधान परिषद, उसमें कौन कौन थे, तो जेम्स अलेक्जेंडर अध्यक्ष थे और राजा सिताब राय के साथ रॉबर्ट पार्क और जॉन वेंस्टार्ट सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि परिषद का काम था राजस्व पर नियंत्रण करना। तो राजस्व पे क्या करना था, नियंत्रण करना किसका काम था, इस परिषद का काम था। और जेम्स अलेक्जेंडर जो इसके अध्यक्ष थे, 1771 में मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और उनके बाद रिचर्ड बारवेल पटना में राजस्व परिषद के अध्यक्ष बने। और जेम्स अलेक्जेंडर भी ज्यादा दिन तक नहीं रहे, वो 1771 में ही एक साल में ही उनको मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद रिचर्ड बारवेल
रिचर्ड बारवेल पटना में राजस्व परिषद के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। 1772 में जॉर्ज वेंसिटार्ट ने बारवेल की जगह परिषद के अध्यक्ष का पद संभाला था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगले वर्ष थॉमस लेन वेंसिटार्ट के उत्तराधिकारी बने। अगले वर्ष क्या हुआ? थॉमस लेन वेंसिटार्ट के उत्तराधिकारी बने, जो 1775 तक पटना में रहे, जब फिलिप मिलनर डेक्रेज ने उन्हें पदमुक्त कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1776 में 5 साल की राजस्व खेती की समाप्ति पर इसहाक सीज ने राजस्व संग्रह का कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि सीज के बाद इवान ला ने पदभार संभाला और जो 1780 तक उस पद पर बने रहे। सीज के बाद इवान ला ने पदभार संभाला और 1780 तक उस पद पर बने रहे। आगे देखते हैं। 1781 में पटना राजस्व परिषद को समाप्त कर दिया गया और फाइनली 10 सालों में क्या हुआ? 1781 में पटना राजस्व परिषद को समाप्त कर दिया गया और विलियम मैक्सवेल बिहार के राजस्व प्रमुख बन गए। और विलियम मैक्सवेल क्या हुए? बिहार के राजस्व प्रमुख बन गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सिताब राय की मृत्यु के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 में उनके बेटे कल्याण सिंह को दीवान नियुक्त किया गया और सामान्य प्रशासन परिषद के प्रभाव में छोड़ दिया गया। फिर से देखते हैं कि सिताब राय का जब मृत्यु हो गया था उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? 1773 में सिताब राय के जो बेटे कल्याण सिंह थे उनको दीवान नियुक्त किया और सामान्य प्रशासन परिषद के प्रभाव में छोड़ दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेस्टिंग्स ने कल्याण सिंह के अधीन ख्याली राम और साधु राम को नायब दीवान नियुक्त किया था। हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने कल्याण सिंह के अधीन क्या किया था? ख्याली राम और साधु राम को नायब दीवान नियुक्त किया था। आगे का पॉइंट देख लेते हैं। तो 1781 में बिहार के राजस्व परिषद के समाप्त होने पर 1781 में बिहार के राजस्व परिषद के समाप्त होने पर बिहार के लिए राजस्व खेती का काम कल्याण सिंह को सौंपा गया था। आगे है कि कल्याण सिंह ने सौंपे गए परगना में राजस्व एकत्र करने में सफल नहीं हो सके और उनसे कई जागीरें क्या हुई? जब सफल नहीं हुए तो छीन ले गई और उन्हें सीधे प्रबंधन के अधीन कर दिया गया और कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई कब? तो 1822 में कलकत्ता में। और अपने शासन के शुरुआती दौर से ही ब्रिटिश प्रशासन के शोषणकारी चरित्र के कारण हर जगह असंतोष था और इसलिए बिहार के प्रशासन के संबंध में अंग्रेजों को कड़े प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा था। अब बिहार और बंगाल का काल ये सब देखेंगे, अगले चैप्टर में देख लेंगे और उसके बाद बिहार में विद्रोह से स्टार्ट होगा। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं खत्म।